हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आजकल आज से जेई मेंस का पेपर स्टार्ट हो गया है और जो भी बच्चे पहले स्लॉट में आज पेपर देने गए होंगे उन्हें पता चल गया होगा कि उन्होंने कहां तक स्कोर किया होगा। और जो बच्चे आगे पेपर देने जाएंगे, आगे की स्लॉट में पेपर देने जाएंगे, 6 तारीख तक के स्लॉट बने हुए हैं। और जो हमारी सरकार है वो बड़ा व्यवस्थित तरीके से सारे पेपर्स को करवा रही है। जो बच्चों का आज फीडबैक आया है मेरे पास, सारे बच्चे बोले बड़ा कंफर्टेबल तरीके से हमने एग्जाम को दिया है इस कोरोना में। तो मैं उन सारे बच्चों को सैल्यूट करता हूं कि जो बच्चे पेपर देने गए, और मैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जिन बच्चों के पेपर बचे हुए हैं उनमें उन बच्चों के पेपर बहुत अच्छे हों, और जो उन्होंने जितना अपना रिजल्ट सोचा हो उतना रिजल्ट वो जरूर अचीव करें। ये भगवान से भी मैं प्रार्थना करूंगा उन बच्चों के लिए कि वो बच्चे, जिन बच्चों ने वाकई में मेहनत की है, इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम में बच्चों ने तैयारी की, इतनी बड़ी प्रॉब्लम में बच्चे पेपर देने गए। मैं समझता हूं कितना डिस्टरबेंस हुआ है कि इस ईयर में बच्चों का। तो उन बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो बच्चे लगातार लगे रहें, डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो और तैयारी को करते रहें। बस परिश्रम करें, फल की चिंता ना करें, फल की चिंता को छोड़ दें। ठीक, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और सोच रहे होगे कि सर कहां चले गए, कोई लेक्चर ही नहीं आ रहा है। इतना बच्चों ने जब बार बार कमेंट करना स्टार्ट किया कि अरे प्रशांत सर, अरे प्रशांत सर लेक्चर तो डालिए, तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल डालूंगा लेक्चर, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा बिजी हो गया था, लाइव क्लासेस बहुत ज्यादा हो जा रही हैं, इसलिए लेक्चर नहीं डल पा रहे हैं। लेकिन कोशिश कर रहा हूं लेक्चर डालने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रही है चीजें। थक जाता हूं इतना ज्यादा कि लेक्चर डाल ही नहीं पाता हूं। तो हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर के 3 लेक्चर पढ़ लिए थे, और आज हम लोग 4th लेक्चर पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर का। पिछले लेक्चर में हमने, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बॉयल्स लॉ पढ़ लिया, चार्ल्स लॉ पढ़ लिया, गे-ल्यूकॉस लॉ पढ़ लिया, अवोगाद्रो लॉ पढ़ लिया, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है ये पढ़ लिया। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, कंबाइंड गैस लॉ क्या होता है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पीएम इज इक्वल टू डीआरटी, प्रेशर डेंसिटी टेम्परेचर में रिलेशन पढ़ लिया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ ली। ठीक है, कि केटीजी में जो कंफ्यूजन होता है कि सर यहां पर आप डेंसिटी ले रहे हो, यहां पर नहीं ले रहे हो, तो वहां पर मैंने कहा कि एक मॉलिक्यूल का मास है यहां पर बेटा। ठीक है, इसको अगर इस फॉर्म में लिखते हो तो आप ये ले सकते हो √3 RT/m में ये मॉलिक्यूलर मास होगा, उस समय इस समय ये नॉर्मल मास नहीं होगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, बहुत इजी चैप्टर है। उसके बाद मैंने बताया था कि इस काइंड्स ऑफ स्पीड के बारे में, किसके बारे में बताया था, काइंड्स ऑफ स्पीड के बारे में बताया था। मैंने कहा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, √3 RT/m। मैंने कहा एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, √8 RT/m, सॉरी, यहीं पर मैंने बताया था एमपीएस टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, मैंने ये भी आपको बताया था कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होती है √2 RT/m। यहां पर m जो है वो मॉलिक्यूलर मास है। m क्या है, मॉलिक्यूलर मास है m। बात मेरी समझ में आ गई क्लियर? अब जब m मॉलिक्यूलर मास है, ठीक, तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तो यानी कि आपको नॉर्मल मास इसको नहीं मानना है, ये मोलर मास ही रहेगा। क्लियर बात मेरी? इसके बाद हमने कहा था कि हमने कहा इनका रेशियो जरूर याद रखना। मैंने एक ग्राफ बनाया था, मैंने कहा देखो सबसे ज्यादा, मैंने एक ट्रिक लिखाई थी MAR, मार घूसा। मैंने कहा था इसका रेशियो देखो, और फिर मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन सी होती, तो सबसे ज्यादा रूट मीन स्क्वायर होती है। तो उस ग्राफ पे सबसे ज्यादा कौन होगी, रूट मीन स्क्वायर होगी। उसके आगे कौन होगी, बोलो, एवरेज होगी। और सबसे कम कौन होगी, एमपीएस होगी। ये भी मैंने आपको बताया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वंडरवॉल गैस इक्वेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, वंडरवॉल गैस इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। ओके, अब देखो वंडरवॉल गैस इक्वेशन क्या होती है। देखो वंडरवॉल गैस इक्वेशन क्या होती है समझना। हाँ, एक बात और बता दूं, वंडरवॉल गैस इक्वेशन से पहले मैं इस क्लास में वंडरवॉल गैस इक्वेशन का प्रूव नहीं करा रहा हूं। जो लेक्चर स्पेशल जी एडवांस के लिए डालूंगा उस लेक्चर में वंडरवॉल गैस इक्वेशन का प्रूव मिलेगा आपको, चिंता मत करिए। लेकिन
जो बच्चे जेई मेंस तक प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बच्चे ज्यादातर नीट को फोकस कर रहे हैं, मतलब जो लोग नीट के हैं, जो नीट पर फोकस कर रहे हैं, उन्हें इसके प्रूफ की कोई भी जरूरत नहीं है। तो समझना, वंडरवॉल गैस इक्वेशन, वंडरवॉल गैस इक्वेशन, वंडर वॉल, वंडरवॉल गैस इक्वेशन, किसकी बात कर रहे हैं? वंडरवॉल गैस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर बेटा यहां तक? वंडरवॉल WAAL गैस इक्वेशन, ठीक है, वंडरवॉल गैस इक्वेशन। अब सबसे पहले आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ ली। क्या पढ़ ली आपने? आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ ली। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं कि वंडरवॉल गैस इक्वेशन किस लिए अप्लाई की जाती है, अगर आप भी जानते हो अच्छा कि दुनिया में कोई भी चीज 100% आइडियल नहीं हो सकती। मैं कहूं किसी भी बच्चे से इस क्लास में बैठे हुए कि तुम अक्षय कुमार हो, तुम अक्षय कुमार हो, तो भैया तुम अक्षय कुमार थोड़ी हो, तुम अक्षय कुमार जैसे बन सकते हो। मान लो कोई लड़की है, वो कहे नहीं मैं ये नहीं, मैं दीपिका पादुकोण हूं, तो भैया तुम दीपिका पादुकोण जैसे बन सकते हो, दीपिका पादुकोण थोड़ी ना हो, वो तो एक ही हो सकता है कोई भी। कोई कहे कि मैं अजय देवगन हूं, तो भैया अजय देवगन तो एक ही व्यक्ति हो सकता है ना, सब लोग अजय देवगन थोड़ी हो जाएंगे। इतनी बात मेरी क्लियर? यानी कि दुनिया में कोई भी चीज 100% आइडियल नहीं हो सकती। दुनिया में कोई भी चीज 100%, यानी कि 100% कभी कुछ हो ही नहीं सकता। क्लियर मेरी बात? उस आइडियल में मॉडिफिकेशन किया गया, क्या कि भैया अगर कोई रियल गैस है तो उसके लिए ये बात कैसे अप्लाई की जाए। तो एक साइंटिस्ट थे वंडरवॉल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा देखो हम बताते हैं रियल और आइडियल में क्या करेक्शन करना है। इसका प्रूफ नहीं करा रहा हूं, प्रूफ भी मेरा खुद का बनाया हुआ है, जिस तरीके से कराऊंगा जल्दी आपको किसी किताबों में मिलेगा नहीं, जब जेईई एडवांस का लेक्चर डालूंगा मैं, ठीक है। तो लेकिन अभी हमें नीट में, मेंस में बार बार बोल रहा हूं, हमें कोई भी जरूरत नहीं है। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, ध्यान से, बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि जस्ट इसके बाद मैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से रिलेट करूंगा और 13 तारीख को नीट 2020 में क्वेश्चन यहां से आपको मिलने वाला है। क्लियर? तो देखो, यानी कि वंडरवॉल गैस इक्वेशन किसके लिए है? एक रियल गैस इक्वेशन के लिए। यानी कि आइडियल से क्या बनाना है? रियल बनाना है। क्या बनाना है? आइडियल से क्या बनाना है? रियल बनाना है। अब देखो कैसे आइडियल से रियल बनाओगे, बात समझो। देखो, एक कंटेनर ये रहा, ठीक है, और दूसरा कंटेनर ये रहा। होता क्या है समझना, मैंने कहा एक में रियल गैसेस हैं और एक में कैसी गैस है? आइडियल गैस है, आइडियल है। अब आइडियल में क्या होगा, मान लो ये गैस के बहुत सारे इसमें क्या है? मॉलिक्यूल हैं, और मान लो गैस के मॉलिक्यूल अंदर गए और वो क्या करेंगे, अंदर जाने के बाद सीधा क्या करेगा? बॉल पर टकराएगा। क्या करेगा? बॉल पर टकराएगा, और टकराने के बाद कहां आ जाएगा? वापिस आ जाएगा, ऐसे वापिस आता हुआ दिखाई देगा। यानी कि टकराने के बाद यहां पर टकराएगा, और ये टकराने के बाद फ्री है। क्या है? फ्री है। यानी कि फ्री है तो यहां जैसे ही टकराएगा उसके बाद किधर आ जाएगा? पीछे आ जाएगा, यानी कि कोलिजन होगा आपस में। यानी कि जब ये टकराएगा, और क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा है? फ्री है, टकराने के बाद क्या है? कहां आ जाएगा? वापस। यानी कि वॉल पर टक्कर मारेगा, फ्रीली टक्कर मारेगा, और कहां आ जाएगा? वापस आ जाएगा। मेरी इतनी बात सभी को क्लियर हुई? अब देखो, जैसे टकराया मॉलिक्यूल, क्या आ गया? मोमेंटम आ गया इसमें, और मोमेंटम आ गया, टकरा रहे हैं एक दूसरे से, तो इनमें आपस में क्या होगा? फोर्स होगा। और गैस के मॉलिक्यूल हैं, एक कंटेनर के अंदर की बात कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ उन्होंने एरिया ऑक्यूपाई कर रखा होगा, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो गया? प्रेशर हो गया। क्या हो गया? प्रेशर हो गया। यानी कि जो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, जो मॉलिक्यूल कंटेनर ऑफ द बॉल पर टकरा रहे हैं, किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से। बात क्लियर? अब देखो, अब अगर हम रियल गैस की बात करें, तो रियल गैस में क्या है कि जैसे ही मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल अंदर गए और टकराए, टकराने के बाद जो भी और मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे? इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे।
अपनी तरफ अप्रोच करेंगे, और जब इसे अपनी तरफ अप्रोच करेंगे, जब इसे अपनी तरफ अप्रोच करेंगे, अप्रोच करने के बाद ऐसे थोड़ा सा दूर कर दूं इस कंटेनर बॉल से, अप्रोच करने के बाद यानी कि आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में जो रियल गैस होगी इसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में क्या आ गया, अट्रैक्शन आ गया। क्या आ गया? अट्रैक्शन आ गया। यानी कि पूरी की पूरी कहानी किसकी वजह से हो रही है, प्रेशर की वजह से हो रही है। तो मैं पहले यहां पर एक लाइन लिखा देता हूं, एक बात और बता देता हूं कि पी आइडियल यहां पर क्या है, ज्यादा है किससे, पी रियल से। क्या है? पी आइडियल ज्यादा है किससे, पी रियल से ज्यादा है। बात क्लियर? अब अगर पी आइडियल पी रियल से ज्यादा हो गया तो देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रेशर, कि जो यहां पर मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल हैं, कंटेनर के अंदर हैं, जो प्रेशर डेवलप हो रहा है उससे क्या क्या लिखना, लिखोगे आप तो बोलो, प्रेशर को लिखो इट इज ड्यू टू, इट इज ड्यू टू collision between gas molecule and container wall and container wall and मैंने क्या बताया, यहां पर जो कोलिजन हो रहा है किसमें, गैस मॉलिक्यूल और कंटेनर की दीवार में, यानी कंटेनर की वॉल में जो हो रहा है उसकी क्या हो रहा है, उससे डेवलप प्रेशर आ रहा है। वो प्रेशर कैसे जनरेट हुआ, फोर्स पर यूनिट एरिया से। यानी कि मॉलिक्यूल गए, टकराए, टकराने के बाद उनमें क्या आया, मोमेंटम आया, और मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, जैसे ही मॉलिक्यूल हैं और जैसे देखो मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करेंगे तो उनमें क्या होगा, फोर्स होगा। फोर्स, मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या आ गया, प्रेशर आ गया। बात क्लियर? यानी कि अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई तो मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूं और मैं आगे चलता हूं। अब देखो पी रियल ज्यादा हो गया किससे, ये नीचे आपने डेफिनेशन भी लिख ली होगी, तो देखो अब देखो मैंने यहां पर एक बात लिखी है, क्या लिखी थी, मैंने कहा कि पी आइडियल ज्यादा है किससे, पी रियल से। मैं फिर बोल रहा हूं, इसके डेरिवेशन को मैं अलग तरीके से करवा रहा हूं, मतलब जितनी आपको जरूरत है, प्रूव नहीं करा रहा हूं मैं आपको। यानी कि पी आइडियल ज्यादा है। अच्छा, वी नो दैट, एक चीज तो आप जानते हो, वी नो दैट कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है, क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन, जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो होती है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। यानी कि हमें किस में करेक्शन करना है, पी में करेक्शन करना है, और किस में करेक्शन करना है, बी में करेक्शन करना है। यानी कि सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रेशर करेक्शन फैक्टर, प्रेशर करेक्शन फैक्टर। अगर प्रेशर करेक्शन फैक्टर की बात करें तो क्या आता है, डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन बी। क्या आ गया, एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्या होगा, एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर? अब देखो डेल्टा पी, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे कांस्टेंट आएगा ए क्या है, वंडरवॉल गैस कांस्टेंट ए, एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, कहां से आया, कैसे आया, वंडरवॉल को जिंदा करके लाओ, वो बता देगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो एडवांस के लेक्चर आएंगे, जो एडवांस के लेक्चर रिकॉर्ड होंगे उनमें आपको मिलेगा इसका पूरा प्रूफ। अभी मेंस को और नीट वालों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यानी कि प्रेशर करेक्शन फैक्टर आ गया, प्रेशर करेक्शन फैक्टर के लिए आ गया डेल्टा पी इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, अब आपसे पूछा जाता है कि देखो कि पी क्या है। अब मैं सबसे पहले यूनिट की बात करूं, यूनिट। अब देखो, अब अगर आपको वंडरवॉल गैस कांस्टेंट ए की अगर यूनिट निकालनी है तो ए की यूनिट कैसे निकालोगे, देखो पी क्या है, प्रेशर, एटीएम, क्या है, एटीएम, वॉल्यूम क्या है, लीटर, और तो क्या आ जाएगा, देखो यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट ऑफ ए क्या आ जाएगी, देखो एटीएम लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर, अपॉन मोल स्क्वायर। और ए है क्या बेटा, ए क्या है, जल्दी बोलो, ए क्या है वंडरवॉल गैस कांस्टेंट, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, ए को
हाँ, ए क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। क्या है बेटा? गैस मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे कि बताओ किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए ज्यादा होगा? तो कैसे बताओगे? देखो, मान लो एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, हीलियम, क्वेश्चन है ये, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये एलिमेंट है। तो क्या है, जैसे जैसे नीचे जाओगे मोलर मास इंक्रीज करता चला जाएगा। यानी कि मोलर मास अगर इंक्रीज करेगा, मोलर मास क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, तो ए क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। लेकिन ये बात कब वैलिड होगी? ये बात तभी वैलिड होगी जब क्या होंगे? सारे एलिमेंट एक ही ग्रुप के होंगे। अब मान लो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दे, ये आपने नोट कर लिया होगा सारा, इसे मैं रफ कर देता हूं, इधर भी नोट कर लो अच्छे से, मैं साइड हो जाता हूं, नोट करो। ठीक, अगर आपने ये सब नोट कर लिया तो देखो, समझो। यानी कि अगर मैं, अगला क्वेश्चन है कि H2 एंड अमोनिया, बताओ H2 एंड अमोनिया किसमें ए की वैल्यू ज्यादा होगी और किसमें ए की वैल्यू कम होगी? जल्दी बताओ। देखो तो क्या लिखते हैं यहां पर? देखो, एक पोलर है, दूसरा नॉन पोलर है। एक कैसा है? पोलर है, दूसरा क्या है? नॉन पोलर। इन आ, ध्यान रखना, कंसेप्ट ध्यान रखना, पोलर मॉलिक्यूल, इन आ पोलर मॉलिक्यूल, इन आ पोलर मॉलिक्यूल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is more. Force of attraction is more. The force of attraction is more, and force of attraction is more, and A is more. A is more. यानी कि अमोनिया में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो ए किसका ज्यादा होगा? अमोनिया का ए ज्यादा होगा। किससे? हाइड्रोजन से। इससे ज्यादा होगा? हाइड्रोजन से ज्यादा होगा। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, दूसरा करेक्शन फैक्टर है वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। क्या है? वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको रफ कर। अब देखो क्या है? वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। अब वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर की बात करूं तो डेल्टा वी इज इक्वल टू आ जाता है एन वी। क्या आ जाता है? डेल्टा वी इज इक्वल टू आ जाता है एन बी। क्लियर बात? अब डेल्टा वी इज इक्वल टू एन वी है, तो बी क्या है? साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। कई बार पूछा गया है, बी क्या है? साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल। यहीं पर अगर मैं बात करूं यूनिट ऑफ वी, यूनिट बोलो जल्दी, क्या होगी? बताओ सब लोग, यूनिट ऑफ वी क्या होगी? लीटर पर मोल। क्या होगी? लीटर पर मोल हो गई। क्लियर? अब देखो एक बात ध्यान से समझना, मैंने कहा था कि पी आइडियल ज्यादा है, यानी कि आपको करेक्शन फैक्टर पता चल गया। मैंने कहा था, पहले मैंने भी बोला था कि पी आइडियल ज्यादा है किससे? पी रियल से। किससे ज्यादा है? पी रियल से। तो क्या है? पी आइडियल इज इक्वल टू पी रियल, यानी कि दोनों को इक्वल करने के लिए पी रियल में क्या जोड़ दिया मैंने? डेल्टा पी जोड़ दिया। यही मैंने करेक्शन कर डाला। यानी कि जो मैंने इसीलिए लिखा था वी नो दैट पी, इसमें क्या जोड़ू इसको रियल बनाने के लिए? डेल्टा पी जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? डेल्टा पी। और वॉल्यूम में से क्या कर दिया? डेल्टा वी को माइनस कर दिया, इक्वल टू एन आर टी लिख दिया मैंने। क्लियर? तो देखो डेल्टा पी कितना आया था? पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहां कितना था? v माइनस एन वी इज इक्वल टू एन आर टी।
ये आ गई वंडरवॉल गैस इक्वेशन। क्या आ गई? वंडरवॉल गैस इक्वेशन। देख लो, अब ध्यान दो भाई, अगर बाई एक्सपेरिमेंट एक बात देखी गई, वंडरवॉल जो गैस कांस्टेंट है ए और बी, इनकी जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है, 0.66 के आसपास। लेकिन उस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है, मैं भी आगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाली बातें बताऊंगा। तो मैंने इसलिए आपको पहले ही बता दिया कि जिससे आप मेरे से दोबारा क्वेश्चन ना पूछें, ठीक, कि इनकी वैल्यू बहुत कम होती है। आप कोई फॉरेन राइटर की किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको जरूर ये बात लिखी मिलेगी। तो मैंने आपको बता दिया, हालांकि उस बात का कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम इसी से चल जाएगा, ठीक। अब अगर आप a इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0 रख दोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी pv इज इक्वल टू nRT। देखो ए मिल गई, मिल गई कि नहीं मिल गई? अब देखो कंडीशन क्या है, क्या है कि कोई भी आइडियल गैस रियल को कब फॉलो करेगी, कोई भी आइडियल गैस रियल को कब फॉलो करेगी? जब क्या होगा? लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। क्या होगा? लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। यानी कि मैं क्या लिख दूं, बोलो भाई? द रियल गैस अप्रोच अगर रियल गैस अप्रोच टू आइडियल बिहेवियर लो टेम्परेचर, सॉरी, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। बात क्लियर? क्या आया? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ये कहानी हो गई वंडरवॉल गैस इक्वेशन की। बात क्लियर है यहां तक? अब अगर ये कहानी वंडरवॉल गैस इक्वेशन की समझ में आ गई, अब देखो थोड़ा सा यहां पर रीअरेंजिंग कर रहे हैं टर्म्स की, ठीक है, जो रीअरेंज कर रहे हैं। देखो कैसे करेंगे, इसको मैं रफ करता हूं। देखो भाई, अगर हम बात करें यहां पर कि P प्लस ए बी अपॉन एन का स्क्वायर, दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या था? B माइनस एन वी। तो क्या करा मैंने इस वाले ब्रैकेट में, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, B अपॉन एन माइनस वी इज इक्वल टू आर टी। B अपॉन एन होता है मोलर वॉल्यूम। क्या होता है? मोलर वॉल्यूम। तो आ गया P प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर, यहां आ गया वी एम माइनस वी इज इक्वल टू आर टी। इस फॉर्म में भी इस इक्वेशन को क्या रखना, याद रखना। Vm क्या होता है? मोलर वॉल्यूम होता है B अपॉन एन। क्या होता है? अगर नॉर्मल वॉल्यूम को अगर नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दोगे तो वो कैसा वॉल्यूम बन जाएगा? मोलर वॉल्यूम बन जाएगा। क्लियर बात? ये हो गई कंप्लीट वंडरवॉल गैस इक्वेशन। ठीक है, कि कोई भी रियल, अगर रियल गैस इक्वेशन की बात आती है तो रियल गैस इक्वेशन में किसकी बात करोगे? वंडरवॉल गैस इक्वेशन की। ठीक, अब देखो यहां पर क्या बोला है कि द रियल गैस अप्रोच आइडियल। रियल गैस आइडियल को किस कंडीशन पे अप्रोच करेगी? हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। और यहीं पर अगर आइडियल को रियल को अप्रोच करना है, आइडियल किस में जाए? रियल में, तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? उल्टी, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। और अगर रियल आइडियल को अप्रोच करेगी तो क्या होगी? हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। बात क्लियर? ठीक, अब देखो आगे आप, अब देखो जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, हम लोग बात करने जा रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की, और बड़ा इंपॉर्टेंट है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपके लिए। आप देखोगे एवरी ईयर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं। ठीक है, अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पर अगर बहुत सारे क्वेश्चन मिले तो मैं आज ये सोच रहा हूं कि आज पहले आप, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं बना रहा हूं, आप पहले आराम से जहां तक आज मैं करा रहा हूं उसको समझो पहले घर जाके, फिर मैं कल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के तीनों केसेस करा दूंगा आपको। ठीक है, कल चैप्टर वाइंड अप, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के तीनों केसेस, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, इन छोटी छोटी डेफिनेशन है, एंड कर देंगे कल चैप्टर का। मैं ये सोच रहा हूं क्योंकि आप अगर वंडरवॉल गैस इक्वेशन और जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए वो सब कर डालो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को बस पढ़ के आ जाओ।
ध्यान से समझ के आ जाओ। तो देखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, देखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, क्लियर। अब अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की हम लोग बात करें तो समझो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की अगर हम लोग बात करें कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा, तो देखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हमने डिनोट किया जेड से, तो क्या लिखोगे? इट इज द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन, हाँ, डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस, आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर, ठीक है। क्या होगा? आइडियल बिहेवियर। बात क्लियर है यहां तक? अब अगर यहां तक आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई तो समझना मेरी बात। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसको मैं ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं कि जेड, इधर से देखो, जेड इज इक्वल टू पीवी टू एनआरटी का रेशियो भी होता है, ठीक। अब देखना, अगर इसको मैंने इस तरीके से एक बॉक्स में बंद कर दिया, क्लियर। अब अगर जेड की वैल्यू, जेड इक्वल टू अगर 1 है, क्या है? जेड इक्वल टू 1 है, तो जेड इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा? आइडियल हो जाएगा। और जेड इक्वल टू 2 पर, सॉरी, जेड नॉट इक्वल टू 1 पर कैसा हो जाएगा? रियल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रियल हो जाएगा। अब ये बात जानते हो कि वी नो दैट कि Vm इज इक्वल टू V अपॉन एन होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि Z इज इक्वल टू P Vm अपॉन RT, ये लिख सकते हैं। क्लियर भाई? ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं कि Z इज इक्वल टू P रियल, ठीक है भाई, V रियल अपॉन पी आइडियल और वी आइडियल, ओके, पी आइडियल, ठीक। अब बेटा कांस्टेंट प्रेशर बात करते हैं, हमने क्या मान लिया? प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट है। एट कांस्टेंट प्रेशर, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं। अब एट कांस्टेंट प्रेशर की अगर बात की जा रही है तो जेड इक्वल टू, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आइडियल और रियल का प्रेशर कैसा हो जाएगा? एक जैसा हो जाएगा। अब क्या बचा? बी रियल अपॉन बी आइडियल। अब आप जानते हो एट एसटीपी, किस पर? एट एसटीपी पर वी आइडियल कितना होता है? 22.4 लीटर होता है, तो देखो, यानी कि जेड इज इक्वल टू वी रियल अपॉन 22.4, ये आ गया। अब देखो, अगर वी रियल की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा? 22.4 के इक्वल है। क्या है? 22.4 के इक्वल है। अगर तो क्या होगा? अगर बी रियल, अच्छा ऐसे मत समझो, मैं ऐसे लिख देता हूं, केस 1 बोलो। अच्छा क्या बनेगा तुम ही बताओ। अच्छा केस 1 देखो नीचे, हाँ नहीं, एट एसटीपी जेड इक्वल टू बी रियल अपॉन 22.4 हो गया। क्लियर बात हो गई आपको? इसके बाद देखो केस 1 में देखो नीचे क्या बनाया जाए, बताओ क्या है? हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ देखो क्या है कि अगर वी मोलर, क्या है? वी मोलर ग्रेटर देन 22.4, अगर वी मोलर 22.4 से बड़ा हो गया, देखो अगर, पहले मैं रुक जाओ, इक्वल टू का केस लिख देता हूं और मैं यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि
इसको अगर बी मोलर रियल भी लिखते हो ना तब भी कोई अलग नहीं लिखा, कहीं की किताबों में जैसे ऐसे लिखा मिले इसको कि बी मोलर रियल अपॉन 22.4 पूछने लगे बच्चे एकदम, ठीक है, तो गलत नहीं है, सही है, ठीक। और देखो यानी कि V मोलर अगर इक्वल टू 22.4 के है तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, Z की वैल्यू 1 हो गई, क्लियर। यहीं पर अगर केस 2 की बात करूं, देखो केस 2 अगर V मोलर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो गई 22.4 से, ठीक। अब देखो अगर B मोलर, ऐसे समझो B मोलर अगर ये 22.4 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, Z ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और अगर Z ग्रेटर देन 1 होगा तो डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा, हाँ राइट, तो डोमिनेटिंग फैक्टर इज रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, क्लियर बात। अब देखो रिपल्सिव फोर्स, अब अगर बात करें Bm इज लेस देन 22.4 तो Z क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया, तो डोमिनेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। डोमिनेटिंग फैक्टर इज अट्रैक्टिव फोर्स, क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव छोटा लिख दिया मैंने, डोमिनेटिंग फैक्टर इज अट्रैक्टिव फोर्स, क्या होगा, डोमिनेटिंग फैक्टर इज अट्रैक्टिव फोर्स, क्लियर। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है एकदम। अब देखो एक ग्राफ थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि ग्राफ क्या बनेगा, ठीक, इसमें देखना जरा। देखो ग्राफ बनाने से पहले उस ग्राफ के बारे में डिस्कशन उन सारे ग्राफ का अगली क्लास में करेंगे, लेकिन पहले आप ग्राफ देख लो। आप ग्राफ देखो, इधर देखो, ग्राफ देखो आप, इसको मैं रफ कर देता हूं, देखो जरा, ये ग्राफ देखना, ये ग्राफ बना रहा हूं जेड वर्सेस पी का, किसका बन रहा है, जेड वर्सेस पी का ग्राफ, यहां लिख देता हूं पी, ऐसे, जिसका मोलर मास कम होगा वो ग्राफ ऐसे है, जैसे भी स्ट्रेट वाले, ये बाई एक्सपेरिमेंट, हाँ कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा ये ग्राफ बनेगा कैसे, ये बाई एक्सपेरिमेंट बना हुआ है, हाँ ये बता देंगे हम आपको कौन सी गैस ऊपर होगी कौन सी नीचे होगी, लेकिन ये खिंचा कैसे, बाई एक्सपेरिमेंट बना हुआ है, क्लियर। तो देखो ये हाइड्रोजन, इसका मोलर मास कम है तो ये ऊपर है, स्ट्रेट में देखो नाइट्रोजन, इसका मोलर मास देखो इससे ज्यादा है तो इससे नीचे है, और जो स्ट्रेट वाली ये लाइन है ये किसको शो कर रही है, Z इक्वल टू 1। अब कुछ ग्राफ ऐसे जाएंगे नीचे से, ये मान लो है, बोलो CH4 है, इसके अब देखो मोलर मास जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा इसके नीचे से क्या जाएगी, अमोनिया जाएगी, मोलर मास और बढ़ता चला गया मान लो, ठीक, तो ये क्या हो गया, CO2 हो गया, ठीक है, क्लियर बात। यानी कि अब देखो इसमें 3 रीजन दिखाई दिए आपको, देखो ये नीचे वाला जो रीजन होता है इसको बोलते हैं Z इज लेस देन 1, क्या बोलते हैं, Z इज लेस देन 1। ये वाला जो नीचे से ऐसे ग्राफ गए इसके पास 2 तरीके की रीजन है, कौन कौन से देखो रीजन है इसके पास, ध्यान से समझो, ये मैं थोड़ा यहां से ऐसे रफ कर देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर दो, इससे Z इक्वल टू 1 आपको साफ दिखाई दे। ये वाला जो रीजन है ये आ गया Z इज ग्रेटर देन 1, ये नीचे वालों के लिए, और ऊपर वालों पे भी क्या है, Z इज ग्रेट, यहां लिख देता हूं Z इज ग्रेटर देन 1। यानी कि जो नीचे से ग्राफ गए उनके पास आपको 2 तरीके के रीजन दिख रहे हैं, Z लेस देन 1 और Z ग्रेटर देन 1। अब देखो यहां तक ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ आपको 3 कंडीशन दिखा रहा है कि जो नीचे से गया है Z इज लेस देन 1, Z इज ग्रेटर देन 1, और ऊपर वाले जो स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ हैं उनमें भी Z। अब इस पे 3 केस बनते हैं, 2017, 18 और 19, तीनों में जेईई मेंस में क्वेश्चन वैसा ही छपा छपाया नोट्स का ही आया, अलग ही नहीं था। बच्चे बोले सर ये तो हमने सबसे पहले टिक कर दिया था आपकी देख के, कॉपी देख के पढ़ के गए थे हम। तो नीट वाले बच्चे जो 2020 होने वाला है, इस लेक्चर को विशेष और इसके आगे वाला जो लेक्चर है दोनों बहुत जरूर पढ़ के जाएं। मैं बता रहा हूं पक्का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। कल इस चैप्टर को हम लोग वाइंड अप कर देंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।